नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकेश शर्मा। दोस्तों, हम आज एक नई कड़ी लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आज फिजियोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों, वो करने वाले हैं। दोस्तों, हम फिजियोलॉजी की जो एमसीक्यू सीरीज है उसकी फर्स्ट क्लास करने वाले हैं आज। इससे पहले हमने काफ़ी सब्जेक्ट हमारे चैनल पे चल रही है दोस्तों, हमने काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स कराए, काफ़ी जो पीजी के एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का जो एग्जाम हो, उसमें सब में क्वेश्चन आंसर ये काम आने वाले क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो आपसे निवेदन करूंगा, जब भी आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो हमारे चैनल सरल होम्योपैथी के नाम से है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अब अपनी शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज फर्स्ट क्लास हमारी, हम इसको अपने नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हम जो करने वाले हैं आज, जो ब्रेन पार्ट जो है फिजियोलॉजी के अंदर, जो चैप्टर्स होते हैं नर्वस सिस्टम का, जो चैप्टर्स होते हैं दोस्तों, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर हमने कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक से लेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, ब्रोका एरिया इज कंसर्न विद। अब दोस्तों, ये ब्रोका एरिया होता क्या है, कहाँ है, कैसी सिचुएशन होती है इसकी, ये अपने को पता होनी चाहिए। ये जो दोस्तों, ये देखो, ये अपना ब्रेन होता है दोस्तों। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं अलग अलग। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर ये फ्रंटल, ऐसे टेम्पोरल, यानी अलग अलग पेराइटल, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डिवाइडेशन किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोका एरिया जो अपना होता है, जो इन्फीरियर फ्रंटल गायराई होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसे ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह होती है जहाँ जो इन्फीरियर फ्रंटल गायरे होता है पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ब्रेन के। और एक ब्रॉडमैन एरिया भी इसको बोला जाता है, 44 एंड 45। ये भी कई बार पूछा जाता है कि इसका ब्रॉडमैन एरिया का कौन सा एरिया है ना, 44 45 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि किस काम में आता है, इसका क्या कार्य होता है ब्रेन के अंदर इस पार्ट का। तो इसका कार्य दोस्तों एक ही होता है कि वर्ड फॉर्मेशन, यानी जो अपन को जो भी वर्ड अपन जो बोलते हैं उनका फॉर्मेशन करना इसी पार्ट का काम होता है। ठीक है, तो ये जो ब्रोका एरिया है जो दोस्तों, ये रीजन है, ये डोमिनेंट होता है। यूजुअली लेफ्ट जो फ्रंटल गायरे होता है उसके अंदर ये डोमिनेंट एरिया होता है ब्रेन के, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज प्रोडक्शन में। और इसके अलावा भी जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ग्रामर जैसे इनके, है ना, इनमें भी इसका काफी अच्छा रोल होता है। क्रूशियल जैसे स्पीच के अंदर भी इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है दोस्तों, अपने जो इसका एरिया का, ये एक तो लैंग्वेज प्रोडक्शन क्या है ना, ठीक है, एक वर्ड फॉर्मेशन, एक लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोडक्शन। ठीक है, और एक अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामर, जैसे ग्रामर को अंडरस्टैंड करना हो ना, ग्रामर जो ग्रामेटिकल शब्द होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग में। और क्रूशियल स्पीच के अंदर इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य कार्य होते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए ब्रोका एरिया कहाँ स्थित होता है। सबसे मुख्य क्वेश्चन इसका ये होता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये नहीं आता है तो इसका ये पूछा जाता है कहाँ सिचुएशन होती है, इंफीरियर फ्रंटल गायराई के अंदर। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, एक ब्रॉडमैन एरिया 44 45 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप अगर इसको अगर पढ़ना भी चाहें दोस्तों, तो अपने बुक में जाकर के इसके डायग्राम को देख करके अपन समझ सकते हैं कि इसमें कैसे सिचुएशन होती है, क्या क्या इसमें होता है। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत हम भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिम्बिक सिस्टम इज कंसर्न विद। अब ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये जो लिम्बिक सिस्टम है अपने जो ब्रेन के अंदर, ये इमोशनल जो नर्व सिस्टम होता है दोस्तों, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होती है, इसमें स्ट्रक्चर जितनी होती है, ये एक दूसरे से, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, जो ब्रेन है उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस है, जैसे ये ब्रेन है दोस्तों, अपने इसमें पहले जिक्र किया, इसके अंदर जो आपस में जो कुछ संरचनाएं होती है, जैसे हाइपोथैलेमस है, एमाइगडाल एक पार्ट होता है, एमाइगडाल होता है, थैलेमस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट है, ऐसे ऐसे लिम्बिक सिस्टम ऐसे जुड़े हुए होते हैं, लिम्स है ना, ऐसे ये जुड़े हुए होते हैं ऐसे। इनका सबका कार्य क्या होता है ना, ये जुड़ के क्या फॉर्मेशन करते हैं, तो इमोशनल जो बिहेवियर होता है, मोटिवेशन होता है, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, और सबकी जो सिस्टम होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ऐसे जो इतने भी कार्य होते हैं, इसके मुख्य 6 कार्य होते हैं, 6 है ना, 6 लिम्बिक सिस्टम होते हैं मेनली, है ना। तो इनके 6 जो अलग अलग हैं, उनका एक का तो इमोशनल को कंट्रोल करना होता है, एक को बिहेवियर को कंट्रोल करना होता है, एक मोटिवेशनल जो पार्ट होता है उसको कंट्रोल करता है, एक लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, एक ऑल्फैक्शन होता है, एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिम्बिक सिस्टम क्या हुआ, जो अपने इमोशनल नर्वस सिस्टम है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन में स्ट्रक्चर ना, रेगुलेट करता है ये इमोशंस को, मेमोरी को और बिहेवियर को। ठीक है, तो अपन इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन अपना,
इसमें कंट्रोल ऑफ इमोशनल एंड फूड हैबिट्स, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर, बिल्कुल बिहेवियर को करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक जो फंक्शन होता है ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द इसका आंसर। इन सभी जो मिलकर के किसका कंट्रोल करते हैं, सभी मिलकर के दोस्तों सभी को करता है। अगर किसी एक पार्ट का आ जाता है, हिपोकैम्पस का आ जाता, थैलेमस का कार्य आ जाता, अलग अलग पूछता ना तो अलग बात है, अपन वहां पे अलग आंसर देते। लेकिन ये लिम्बिक सिस्टम पूरे का पूछा इन्होंने, तो यहाँ पे सभी इसके आंसर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड दोस्तों। इन डार्क एडेप्टेशन देयर इज अकर। अब डार्क, जब अभी कोई व्यक्ति लाइट से, उजाले से अंधेरे में जाता है तो दोस्तों क्या होता है उसमें, ये पूछा है इसने ना, पुपिलिटी, इससे क्या होगा, पुपिलिटी डायलेटेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कोन्स होती है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है, और जो रोड्स होती है विच आर मोर सेंसिटिव टू लाइट, है ना, जो इनको टेक ओवर कर लेती है। जो कोन्स होती है वो होती है लेस इफेक्टिव, क्योंकि कोन्स और रेड एंड कॉन्स दो अलग अलग अपने इसमें आइज के अंदर होते हैं दोस्तों, ये अलग अलग काम होता है इनका। अब जो कौन, इसमें जो कॉन्स होती है वो तो लेस इफेक्टिव हो जाती है, और जो रोड्स होती है वो मोर सेंसिटिव हो जाती है लाइट के लिए, ठीक है, लो लाइट के लिए। ये टेक ओवर कर लेते हैं। दिस इनवॉल्व द रोडोप्सिन पिगमेंट। जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है इन द रोड्स रीजनरेट ए प्रोसेस दैट कैन टेक ओवर द 20 to 30 मिनट। ये 20 से 25 मिनट का समय लेता है फॉर फुल एडेप्टेशन के लिए, इसको अडेप्टेशन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ब्राइट लाइट में तो कौन सा काम आ जाता है, और जो, और ये जो और ठीक है, तो ब्राइट लाइट में तो किसका कार्य होता है, कौन सेंसिटिव होती है, कौन सी होती है ना, इसके लिए, है ना, एक्टिव हो जाती है कौन ब्राइट लाइट में। और जो और डार्क लाइट में क्या होता है, ये इनएक्टिव हो जाती है कौन से ना। और फिर रोड्स का काम हो जाता है अंधेरे के अंदर, रोड्स मेनली रोडोप्सिन का प्रोडक्शन करके इसको अडेप्ट करती है, और ये इसको 20 से 30 मिनट में वो फुल अडेप्ट हो जाता है उसके अंधेरे के लिए, ठीक है। तो रेड एंड कॉन्स का भी अपने को पता होना चाहिए, कॉन्स का तो उजाले के अंदर काम होता है, और रोड्स होते हैं उनका अंधेरे में, ठीक है। अंधेरे के जो, अगर अंधेरे में किसी को देखना होता है तो जो रोड्स होती है, रोड सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑडिटरी रिसेप्टर। ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं आर फाउंड इन, अब जो सुनने के जो रिसेप्टर होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर, जो कहाँ होते हैं, अब वो होते हैं ऑर्गेनोपोर्टाई। अब दोस्तों ये जो अपना डायग्राम से अपन देखेंगे, आप डायग्राम भी देखेंगे तो अपने ये ईयर होता है दोस्तों, ठीक है, ये बाहर से अंदर की तरफ जाती है स्ट्रक्चर्स इसके अंदर, ठीक है। यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद में ये है ना, ठीक है, यहाँ कोक्लिया होती है, कोक्लिया में काफी ऐसे 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 होता है, ठीक है। तो ये कोक्लिया होती है दोस्तों, ठीक है। अब ये कोक्लिया होती है ना, ये इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ठीक है। अब इसके जो कोक्लिया होती है इसके अंदर ऐसे सेल्स होती है, ऐसे, ठीक है, सेल्स होती है छोटी छोटी। ये क्या करती है, जो अपने, है ना, ऑडिटरी रिसेप्टर, जो ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, इनको और क्या कहते हैं, हेयर सेल्स भी बोला जाता है, और ये लोकेटेड होते हैं ऑर्गेनोपोर्टाई विद इन द कोक्लिया ऑफ द इनर ईयर। दीज हेयर सेल्स क्या करती है, कन्वर्ट करती है साउंड वाइब्रेशन को इनटू द न्यूरल सिग्नल्स के अंदर, ठीक है। डेट आर सेंस, ये फिर क्या करती है, ब्रेन के अंदर पहुंचाती है उनको, और अलाउ करती है हियरिंग के लिए। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दोस्तों, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बाहर से जो अपने जाती है दोस्तों, आवाज आती है, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में जाती है, वो क्या होती है फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज होती है, फिर वो इंटरप्रिटेट होती है ब्रेन के अंदर, समझते हैं उसको ना। ये काफी ऐसे कार्य दोस्तों, ये बहुत टिपिकल, भगवान ने कैसे बनाया समझ नहीं आता, लेकिन एक आदमी के पास केवल एक मैकेनिक जो एनर्जी जाती है और वो इलेक्ट्रिकल साउंड के अंदर चेंज होती है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन ब्रेन में होता है, तो वो एक काफी खतरनाक प्रोसेस है दोस्तों। ये कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, ये जो अपने ऑर्गेनोपोर्टाई जो ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं, हेयर सेल्स भी बोला जाता है दोस्तों, ये हेयर सेल्स ही होती है जो इसको लेके जाती है, जो ऑर्गेनोपोर्टाई के अंदर होती है ना, हेयर सेल्स होती है ना, यही इसका इनका रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडल्ट ह्यूमन हु आर अवेक विथ माइंड वांडरिंग एंड द आई क्लोज। अगर किसी व्यक्ति का, कोई जगा हुआ व्यक्ति होता है, उसका माइंड ऐसे इधर उधर घूमता रहता है, बातें मन में विचार चलते रहते हैं, और आंखें बंद होती है, तो मोस्ट लाइक ईजी पैटर्न। अब इसमें ईजी पैटर्न क्या होगा उसका ना, तो उसका ईजी पैटर्न होगा अल्फा रिदम का पैटर्न होगा, ठीक है, इन चारों में से। अभी डेल्टा वेव का जो होता है वो कहाँ था, डीप स्लिप के अंदर। अगर किसी को क्वेश्चन में पूछा जाए कि डेल्टा वेव कैसे होगी, तो डीप स्लिप के अंदर अगर पूछा जाए कि ईजी पैटर्न डीप स्लिप के अंदर, तो वो होगा डेल्टा, ठीक है। ये भी याद करना है अपने को साथ में ना, दोनों अपने को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑल आर द न्यूरोग्लियल सेल्स इन द सीएनएस एक्सेप्ट।
भाई सभी जो सेल्स है वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, एक्सेप्ट किसके, तो एक्सेप्ट दोस्तों प्रोपोसोम होती है, ये न्यूरोग्लियल सेल्स नहीं होती है ना। न्यूरोग्लियल सेल्स कौन कौन सी है, एस्ट्रोसाइट होती है, माइक्रोग्लिया जो होती है, ये ओलिगोडेंड्राइट्स होती है, और एक एपिडेंडाइमल सेल्स भी होती है। ठीक है, अब इनमें से तीन तो यहाँ दे रखी है, और एक सेल्स कौन सी दे रखी है, एक कौन सी होती है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है, ये होती है। अब इसमें एस्ट्रोसाइट होती है, वो तो क्या स्ट्रक्चर प्रोडक्शन का इसका काम होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है इसको, न्यूरॉन्स को, ठीक है, तो सपोर्ट करती है, रेगुलेट करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको, है ना, और सप्लाई करती है न्यूट्रिशन का न्यूरॉन्स को, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स होती है। एक माइक्रोग्लिया से तो इम्यून सेल्स होती है, ये स्कैवेंजर सेल्स होती है इसको, है ना। अभी क्वेश्चन आएगा आगे अपन पढ़ेंगे माइक्रोग्लिया इसमें निम्न में से कौन सी स्कैवेंजर सेल्स के नाम से जानी जाती है सीएनएस के अंदर, तो ये स्कैवेंजर सेल्स होती है, स्कैवेंजर है ना, जो खा जाती है, इम्यून सेल्स होती है, ठीक है, और डिफेंड करती है इम्यून अगेंस्ट किसी भी इन्फेक्शन के प्रति। और ओलिगोडेंड्राइट्स होती है, वो क्या करती है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। ये क्या करती है, ओलिगोडेंड्राइट्स माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, माइलिन, ठीक है, शीथ। और एपेंडाइमल होती है, वो क्या करती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है ना, ठीक है, ये सीएनएस का सीएनएस है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, ये नॉन न्यूरल सपोर्ट होती है एक तरह से सीएनएस के लिए, है ना, एसेंशियल होती है फंक्शनल फॉर न्यूरॉन्स, जो बट डू नॉट डायरेक्टली, ये इनका काम नहीं होता साइनेप्स के अंदर, ये पार्टिसिपेट नहीं करती है साइनेप्स के अंदर, ये सिग्नल्स, है ना, ये, ठीक है। इसको पढ़ लेना दोस्तों, पढ़ लेना चाहिए अपने को, कोई भी क्वेश्चन होता है दोस्तों अपने को कहीं ना कहीं से पढ़ लेना चाहिए, इनको चीजों को समझना चाहिए कि ये क्यों इसका आंसर यही हुआ, क्यों अदर नहीं हुआ, ऐसे, है ना, तो अपने को पता होना चाहिए। फाइन इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल फाइबर आर कॉल्ड, अब ये फाइन जो इंडिविजुअल और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी भी पार्ट फाइबर का, तो किसको क्या बोला जाता है, फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि फिब्रिलेशन क्या होता है कि किसी भी अंग का जो मांसपेशियां होती है, उत्तक होते हैं, उनका अनियंत्रित रूप से जो फड़फड़ाना, है ना, और कंपन करना ही इसका होता है, ठीक है। जैसे हृदय की मांसपेशियां होती है ना दोस्तों, जैसे, है ना, जैसे हृदय की मांसपेशियां, हृदय की जो मांसपेशियां तो इरेगुलर वो इनका कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है ना, एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, ऐसे, तो ये कंटिन्यूएशन चलता रहता है सतत, है ना, अनियंत्रित, उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता उसको, है ना, उस कंपन को। विशेष रूप से हृदय की जो मसल्स होती है उनमें ही फिब्रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। ये फाइन इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर, ये पूछा है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो अपने को समझना है क्वेश्चन क्या पूछना था। स्पाज्म अलग होता है, फेसिकुलेशन अलग होता है, टिक्स अलग होता है, ठीक है। टिक्स क्या होता है, स्पाज्म क्या होता है, फेसिकुलेशन क्या होता है, ये भी आप गूगल करके देख सकते हैं या अपनी किताब में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज रेगुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, अब जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो, अब ये सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल ब्लड फ्लो, CBF, ठीक है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज रेगुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट पूछा है यहाँ, एक्सेप्ट किसके, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का कोई रोल नहीं होता इसमें फ्लो के अंदर, ब्लड प्रेशर भी इसमें रोल करता है, आर्टेरियल जो है ना प्रेशर होता है ये भी करता है, सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट भी इसमें रोल अदा करती है। जो सेरेब्रोस्पाइनल जो ब्लड रेगुलेशन होता है, ये क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये इंश्योर करता है कांस्टेंट जो ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि जो सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स की, है ना, न्यूट्रिएंट्स की होती है ब्रेन को, ठीक है। ये ऑटो रेगुलेशन होता है इसका, तो मेटाबॉलिक होता है, मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक होता है। ये ऑटो रेगुलेशन भी होता है, केमिकल रेस्पॉन्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये एक न्यूरल खुद का रेस्पॉन्स होता है। तो ये क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है, यहाँ पोटेशियम आयन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द नर्व फाइबर्स आर कैरी पेन, अब जो कौन से फाइबर नर्व जो फाइबर है वो पेन को कैरी करते हैं, तो ए डेल्टा, ठीक है, यहाँ आंसर है ए डेल्टा, ठीक है। ए डेल्टा जो नर्व फाइबर होते हैं वो पेन को कैरी करते हैं। पेन सिग्नल्स आर प्राइमरली कैरिड बाय द टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, एक तो टू टाइप्स होते हैं, एक तो ए डेल्टा एंड सी फाइबर का भी इसमें रोल होता है दोस्तों, ना। तो ए डेल्टा जो फाइबर्स आता है माइलिनेटेड होते हैं, ट्रांसमिट शार्प इमीडिएट पेन, वाइल सी फाइबर होते हैं अनमाइलिनेटेड होते हैं। ए फाइबर तो माइलिनेटेड होता है, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, ट्रांसमिट डल एकिंग पेन, ये डल एकिंग पेन को लेके जाने का रोल होता है, और ये जो इमीडिएट शार्प पेन होता है उसको लेके जाने का काम होता है ए डेल्टा फाइबर का, ठीक है। ये यहाँ पे पूछना चाह रहा था, ठीक है दोस्तों।
10th क्वेश्चन, द प्रोसेसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डन बाय। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन कन्वर्ट करता है, यानी कि मेमोरी जो होती है अपनी शॉर्ट टर्म की जो मेमोरी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन कन्वर्ट करता है, किस ब्रेन के किस पार्ट का रोल होता है दोस्तों, तो वो है हिप्पोकैम्पस का रोल है ना, याद रखना आपको, हिप्पोकैम्पस के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है। ये जो डीप इन टेम्पोरल लोब होता है, डीप टेम्पोरल लोब के अंदर सिचुएटेड होता है ये, डीप है ना, टेम्पोरल लोब के डीप पार्ट में, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड मेमोरी इंक्लूड ऑल। अब ये मैकेनिज्म जो मैकेनिज्म होती है हियरिंग की और मेमोरी की, उसके अंदर सभी इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट इसके। तो मैकेनिज्म हियरिंग और मेमोरी, यानी कि हियरिंग सुनना और उसको मेमोरी में कन्वर्ट करना, ये किस किस क्या क्या होता है ना प्रोसेस में। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, बाय प्रोटीन सिंथेसिस का इंक्रीज होगा तब होगा। रिक्रूटमेंट बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नर्व, स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साइनेप्स, चेंज इन द लेवल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एट द साइनेप्स। ये सब, ये तीनों चीजें होंगी दोस्तों ना, ए सी और डी, इन तीनों का रोल होता है इस मैकेनिज्म में। लेकिन जो बी है, रिकमेंड बाय द मल्टीप्लिकेशन न्यूरॉन, मल्टीप्लिकेशन न्यूरॉन का कोई रोल नहीं होता है इसमें, न्यूरॉन्स बढ़ते जाए उससे कोई रोल नहीं होता है मैकेनिज्म में, जो है उतने ही बने हुए हैं वो काफी है ना। लेकिन जो अदर है प्रोटीन सिंथेसिस का इसमें रोल होता है, इसमें साइनेप्स होता है ना, इसका भी रोल होता है, और जो चेंज होता है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल का साइनेप्स में, वो भी इसका रोल होता है मेमोरी और हियरिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ब्रेन स्टेम पिरामिड्स आर फॉर्म्ड। अब जो ब्रेन स्टेम पिरामिड्स होते हैं किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम पिरामिड्स का फॉर्मेशन कौन करता है, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी ब्रेन स्टेम पिरामिड्स कहाँ होते हैं सिचुएटेड है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। ब्रेन के अंदर ऐसे दो पार्ट होते हैं, ऐसे ब्रेन स्टेम ऐसे है ना, दो ऐसे ऐसे ये होते हैं ब्रेन स्टेम ऐसे ब्रेन के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको अपने को देख के समझ लेना चाहिए ब्रेन के अंदर ये कैसे कहाँ होते हैं, सिचुएशन क्या होती है ब्रेन स्टेम पिरामिड से ना, लेटरल कोर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट इसके द्वारा फॉर्म होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन आर ट्रांसमिटेड बाय द डोर्सल ट्रैक्ट और पोस्टीरियर कॉलम। अब जो डोर्सल ट्रैक्ट है और पोस्टीरियर कॉलम, इसके द्वारा कौन से सेंसेशन ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे फाइन टच का ट्रांसफर होता है। तो अब इसके अंदर हम इसके बारे में देखें दोस्तों, तो पोस्टीरियर जो कॉलम है, जो ट्रैक्ट है, आल्सो नोन एज द डोर्सल कॉलम, इसको डोर्सल कॉलम के नाम से भी जाना जाता है, डोर्सल मीडियल लेमेनिस्कस पाथवे, DCML, ठीक है। इट इज मेजर सेंसरी पाथवे इन स्पाइनल कोड दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइन टच। अब इसमें दोस्तों क्या क्या टच करता है, फाइन टच। तो अब ये टच भी कौन सा, फाइन टच, ठीक है। और एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है वाइब्रेशन, और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी चीज में डिस्क्रिमिनेट करना हो, ये है ना भाई, ये मैं एक जगह टच कर रहा हूँ दूसरी जगह टच किया, ये डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन एक है ना, बॉडी पोजीशन सेंस है ना, बॉडी पोजीशन और सेंस का भी इसका रोल होता है, बॉडी पोजीशन और सेंस है ना, तो इसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। ये इसका रोल होता है पोस्टीरियर कॉलम का, है ना, और डोर्सल ट्रैक्ट, ये दोनों एक ही चीज है ना। इसके अंदर ये पेन, टेम्परेचर, फाइन टच, ये अलग है। अब ये फाइन टच आ रहा है दोस्तों ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फाइन टच और टच, इन दोनों में अगर ज्यादा हो तो दोस्तों टच को आंसर करना होगा। यहाँ पे थोड़ा ही कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे अपन ने ऑप्शन डाल दिया, तो अपने को अगर दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ टच मुख्य होगा इसका आंसर। फाइन टच का अदर भी जो और होते हैं उनके द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जो पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम होता है इसके द्वारा टच, यानी टच सेंसेशन, टच कैसा भी हो सकता है, वो फाइन भी हो सकता है, अदर सॉलिड भी कैसे भी हो सकता है। तो अपन को यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन को अपन, हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ ऑप्शन चेंज कर दें, लेकिन अपन ने क्वेश्चन को फाइन टच और टच दोनों किए हैं, या मोर इसकी प्रोबेबिलिटी मोर टच की है यहाँ पे, है ना, मोर प्रोबेबिलिटी किसी टच की रहेगी देन फाइन टच से। तो अपने आंसर यहाँ पे टच करना है केवल, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ना एग्जाम्स में, तो अपने को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे टच को आंसर करना होगा, ठीक है। ओस्मो रिसेप्टर आर लोकेटेड इन। अब ओस्मो जो रिसेप्टर होते हैं, ओस्मो रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं दोस्तों, ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये सेंसरी जो ब्लड फ्लो प्रेशर होता है ना, उसको रेगुलेट करते हैं ना, और जो थ्रस्ट होती है उसको, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है उसका रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ओस्मो, अब अपन को पूछा ये दोस्तों इन्होंने, ओस्मो जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो ये होते हैं लोकेटेड दोस्तों एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ इसकी लोकेशन पूछिए,
इसका कार्य क्या क्या है वो अपन को इसका की रोल क्या होता है, सेंसरी ब्लड प्रेशर के अंदर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, रेगुलेशन ऑफ द थ्रस्ट होता है, एंटी डायरेटिक एक्शन के अंदर इसका हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन का रेगुलेशन इसका एडीएच इसको बोलते हैं, ठीक है, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका रेगुलेशन इसका काम होता है। और अदर अपने थ्रस्ट रेगुलेशन, थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट का भी प्यास का जो है ना, और ऑस्मेटिक प्रेशर का रेगुलेशन, सेंसरी ब्लड प्रेशर, ऐसे है ना इसका रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेगोसाइट सेल्स इन द सीएनएसआर। अब अपन ने पहले पूछा फेगोसाइटिक सेल्स कौन सी होती है, जो स्कैवेंजर सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं जिनको, तो वो कौन सी है दोस्तों, आपने पढ़ा ही था, जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, वो उसका आंसर था, ठीक है। द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ऑटोनोमिक गैंग्लिया इज, अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर, ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा इसका एसिटाइल कोलिन, ठीक है। द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ऑटोनोमिक गैंग्लिया इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाए, ये नहीं है दोस्तों ना, तीनों नहीं है, इसका एसिटाइल कोलिन का रोल होता है इसके अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, गैंग्लिया के अंदर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टीरियर कोलम लीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। अब पोस्टीरियर जो कोलम का लीजन होता है, तो वहां क्या क्या, अपन अभी इससे जस्ट पहले अपने पोस्टीरियर कोलम के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर फाइन टच, टच सेंसेशन, वाइब्रेशन, पोजीशन सेंस, ये तीनों चारों चीजें अपन ने पढ़ी थी दोस्तों, है ना। तो अपन ने इससे जस्ट पहले इसके जिक्र किया दोस्तों, अपन ने बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, इससे जस्ट पहले किया है, जो फाइन टच टच होता है ना, और जैसे वाइब्रेशन होता है, 2 पॉइंट से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो बॉडी पोजीशन और सेंस का जो रोल होता है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। टेम्परेचर का रोल, इसका रेगुलेशन का रोल नहीं होता, टेम्परेचर का अलग है दोस्तों ना। मोस्ट कॉमनली शायद हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, एक बार आप कंफर्म कर लें, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, तो आप कंफर्म कर लें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए सार्कोलिमल प्रोटीन। अब ये सार्कोलिमल प्रोटीन कौन सा नहीं है इनमें से, तो इनमें से ये सार्कोग्लाइकन, डिस्ट्रोफिन और डिस्ट्रोग्लाइकन, ये तीनों सार्कोलिमल प्रोटीन होते हैं, ये पर्लिकन ये नहीं होता इसका ना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेबर सिंड्रोम अकर ड्यू टू द लीजन इन। अभी वेबर सिंड्रोम होता है दोस्तों, ये किसके लीजन से होता है, ये मिड ब्रेन के लीजन से होता है दोस्तों, ये आंसर है ना, मिड ब्रेन के लीजन से वेबर सिंड्रोम होता है। ये स्ट्रोक होता है, यानी ब्रेन के अंदर एक तरह का स्ट्रोक होता है दोस्तों ना, स्ट्रोक आता है ना, स्ट्रोक, मिड ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आता है वेबर सिंड्रोम के अंदर। इन ब्राउन सिक्योर्ड सिंड्रोम, अब इस ब्राउन सिक्योर्ड सिंड्रोम में अंदर होता क्या है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हेमी जो सेक्शन एक पार्ट होता है ना बॉडी का, पेन लॉस इन द अपोजिट साइड ऑफ द लीजन। अब ये जो अपोजिट साइड होता है, जहां लीजन होता है उसके अपोजिट साइड में पेन सेंसेशन का लॉस हो जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये जो जिस तरफ इसका अफेक्टेड होता है, जो हाल्फ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अफेक्शन से होता है, जिस भी रीजन में होते हैं उस कटिंग ऑफ द हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड किसी भी कारण से हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो जो पेन सेंसेशन होता है, टेम्परेचर होता है, उसका लॉस, सेंसेशन का लॉस हो जाता है उसमें, टेम्परेचर, पेन, थ्रस्ट, ऐसे, ठीक है। तो ये जिस तरफ होता है उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड ऑफ लीजन, पेन सेंसेशन का लॉस हो सकता है, थ्रस्ट का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, ठीक है। ये 3-4 चीजें हैं दोस्तों ना, इनका सेंसेशन का लॉस होता है, ठीक है दोस्तों। यही अपनी 20 क्लास पे अपन क्लास खत्म करेंगे दोस्तों, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, 20 क्वेश्चन का रखेंगे अपन। आप अपन ने काफी क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, इसमें इंफॉर्मेशन काफी है, आप इनको देख लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपन ने ये फिजियोलॉजी सीरीज चल रही है अपने दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर्स अपने फर्स्ट से लेकर के अपन ने 20 तक किए हैं, तो आप समझ लें, इनको अच्छे से कर लें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मैं यही अपनी क्लास खत्म करूंगा। अगर कोई नया व्यक्ति हमारे चैनल पे आता है जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों अभी, तो आप सरल होम्योपैथी पे जब भी आए, कोई सरलहोम्योपैथी.com पे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, जिससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।